नमस्कार दर्शकों, मैं माहिन पठान। स्वागत है आप सभी का कारण न्यूज के इस खास पॉडकास्ट में। इंटरव्यूज हमारे लगातार चल रहे हैं, चुनावी बातचीत हमारी हो रही है, लेकिन आज हम एक पॉडकास्ट करेंगे राजनीतिक बैकग्राउंड रखने वाले व्यक्ति के साथ में, लेकिन समाज के बीच रहकर राजनीति करने वाले व्यक्ति के साथ में। उसने राजनीति के परिभाषाओं को बदल दिया है एक सक्रिय, एक सकारात्मक चित्र के साथ में, जिन्होंने अपने पिताजी से सीखा, अपने भाइयों से सीखा और सबके बीच रहकर लोगों की समस्याओं को महसूस किया और फिर उनके लिए काम किया। अब चूंकि महानगर पालिका के चुनाव चल रहे हैं, 8 साल बाद ये चुनाव आए हैं, लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि उनकी जो ये लावारिस समस्याएं है ना, इनको ठिकाने लगाया जा सके। अब ठिकाने कैसी लगेगी? जब एक सही जनप्रतिनिधि उनके सामने आएगा, एक सही व्यक्ति सामने आएगा जो उनकी इन तमाम परेशानियों को दूर कर सके, उनको समझ सके। हमने बहुत सारे लोगों से मुलाकात की, बहुत सारी बातें की, बहुत लोगों ने वादे किए, कुछ लोगों ने काम भी किया है जिनका काम नजर आ रहा है। अब आज पॉडकास्ट में हम ऐसे व्यक्ति से बात करेंगे जो प्रभाग क्रमांक 30 में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजय दादा पवार गुट से प्रत्याशी है, हाफिज उर्फ बालू शेख। एक ऐसा नाम जिसे प्रभाग 30 में हर कोई जानता है, बच्चे से लेके बूढ़े तक, क्योंकि सबके लिए रातों रात वो दौड़ने वाले व्यक्ति है। उनकी तारीफों के पुल हमने बनते हुए देखे हैं, आप कई खबरों में भी देखेंगे। जब हमने जनता से सीधे बातचीत की ग्राउंड जीरो पर जाकर, तो सबकी जुबान पर एक ही नाम था कि हमें बालू शेख जैसा व्यक्ति चाहिए, क्योंकि वो बिना चप्पल के दौड़ के हमारे लिए आता है। अब हमने सोचा कि बालू शेख है कौन, ये जानते उनसे खुद। कहाँ से उनकी शुरुआत हुई, कैसे वो आज ये नाम बने जो हर किसी के जुबान पर सुनने को मिल रहा है। तो सबसे पहले स्वागत है हाफिज उर्फ बालू शेख सर आपका, और उनके बड़े भाई भी हमारे साथ में मौजूद है। सर, आप दोनों का ही तहे दिल से शुक्रिया, आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया। मैं शुरू से शुरुआत करना चाहती हूँ बालू भाई की, कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ से दिल में वो भावना जागी कि मैं समाज कारण में उतर सकता हूँ, मैं राजकारण में उतर सकता हूँ? देखिए, समाज सेवा का जो जज्बा है जी, ये हमको विरासत में मिला है जी। हमारे वालिद साहब मरहूम शेख सत्तार गुरु जी, ये एक प्राइमरी टीचर थे। हम उनके 5 भाई है जी, 5 बेटे थे उनके, हम 5 भाई है। हम जब छोटे थे, जब हमारे वालिद साहब के पास कई लोग अपनी तकलीफ लेके आते थे, तो हमने देखा कि हमारे वालिद साहब हर किसी की तकलीफ दूर करते थे, दौड़ के जाते थे, अच्छे बुरे उनके लिए खड़े रहते थे। वो कभी दिन रात नहीं देखते थे, गरीब रहे, अमीर रहे, हिंदू रहे, मुस्लिम रहे, दलित रहे, कोई भी समाज का व्यक्ति हमारे घर में आता था तो हमारे वालिद साहब उनकी जो भी मदद उनसे होती थी वो करते थे। और हमारा परिवार जो था पढ़ा लिखा परिवार है। हमारे सब समझते हैं कि मुस्लिम समुदाय से यदि आप आ रहे तो आप कम पढ़े लिखे होंगे, आपका बैकग्राउंड स्ट्रांग नहीं होगा, ऐसी मनगढ़ंत जो है लोगों के दिमाग में सोच है। लेकिन आप एक शिक्षित परिवार से आते हैं। जी बिल्कुल। हमारे वालिद साहब जो थे टीचर थे, उनको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। उनकी समाज सेवा को देखते हुए सरकार ने उनको राष्ट्रीय पुरस्कार दी है। इस संबंध में मैं, आपके बड़े भाई है सर, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि आपके जो वालिद साहब थे, उनका नाम काफी आज तक जिंदा है, तो क्या उनका क्या बैकग्राउंड था आप लोगों के? मैं थोड़ा बचपन के किस्से जानना चाहूंगी, मैं थोड़ा शुरुआत जानना चाहूंगी कि कैसे यहाँ तक पहुंचे आप लोग। मैडम, पहले आपका परिचय और फिर हम बात। मैं नब्बू शेख, एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ जी। वालिद का मूल निवास जो है वो हिंगना है। अच्छा, नागपुर से ही है? नागपुर से बहुत 20 किलोमीटर पर है, वो हिंगना करके बस्ती है। इनके वालिद भी एक माने जाने वस्ताद कहे जाते थे उस जमाने में। अखाड़ा पद्धति बहुत, और जब नौजवानों को शारीरिक दष्ट पुष्ट रखने के लिए उसके सिवा दूसरा रास्ता नहीं था। और उसी रेजिम में हमारे वालिद भी शेख सत्तार गुरुजी वो वस्ताद के नाम से जाने थे। बिल्कुल सामान्य परिवार से आते हैं। हमने खेती बाड़ी भी की, खेती भी देखी। पिताजी और भी गांव में रहते थे तो घर को भी संभाला, भाइयों को भी संभाला हमने। और ये करते करते जब उच्च शिक्षा की बात आई तो हमें फिर शहर में आना पड़ा। अच्छा। मैं सबसे पहले मैं आया शहर में, हिंगना में मेरा 9 और 10 हुआ, और उसके बाद में उच्च शिक्षा के लिए मैं नागपुर आया। शासकीय
चोखा मेरा बस्ती गुरु करके श्रद्धा नेम पेट पर है, जो दीक्षा भूमि के एकदम करीब है, वहां पर आया मैं। और जब शहर में आया तो जहाँ की व्यवस्था देखा तो बहुत चकाचौंध हो गया। मेरे परिवार में कभी जाति व्यवस्था नहीं देखा था, वर्ण व्यवस्था को नहीं देखा था, छूत अछूत को मैंने कभी नहीं देखा था। अच्छा, और यहाँ पे आके तमाम चीजें देखने मिल गई। और जब मैं यहाँ आया तो बड़ा ताज्जुब हुआ कि जिस परिवार में मैं बड़ा कि परिवार ने कभी इस तरह की छूत अछूत दलित अस्पृश्य लोगों जात धन पंथ नहीं बताई, कभी नहीं देखा। और फिर पहली बार मैं पैंथर के टच में आया, और पैंथर के टच में आने के बाद में मैं वहाँ से सामाजिक आंदोलन और विद्यार्थी आंदोलन में मैंने झोंका, साथ में शिक्षा भी चालू रही। उसके बाद शिक्षा पूरी होने के बाद में मैंने बेकारों का आंदोलन चलाया, जो एमएससीबी में ग्रेजुएशन। पिताजी के बाद में आप भी समाज सेवा में हम जुड़ गए आप। सबसे पहला आंदोलन मेरे वाला पैंथर के साथ में रहा, जो स्टूडेंट के जो प्रॉब्लम्स रहते थे वो हल करने के लिए हम संघर्ष करते थे। और जब मैं डिप्लोमा वगैरह किया तो डिप्लोमा होने के बाद में मैं एमएससीबी में डिप्लोमा वगैरह किया, वहाँ ट्रेनिंग किया। तो बेकारों की बड़ी समस्या थी। बेकारों की समस्या ये थी कि डिप्लोमा डिग्री ITI करने के बाद में वहाँ उनको नौकरी नहीं मिलती थी। तो उसके लिए मेरा संघर्ष रहा, और वो संघर्ष ने मुझे काफी कामयाबी दी, और कई लोगों को रोजगार और कायम नौकरी भी मिली। बड़ी बात है। और आपने लड़े और जीत भी हासिल की। साथ में मैं यूथ कांग्रेस में काम किया। बिंदु पांडे जैसे लोग थे, दीपक काटोरे जी की कार्यकारिणी में काम किया। फिर आपके बाद आपके भाइयों ने भी उसी रास्ते को देख रहे थे, वो सब हमारे साथ ही में संघर्ष वो देख रहे थे, सब देख रहे थे, नजदीक से देख रहे थे। भोला बैसवारी जी के साथ में मैं काम किया यूथ कांग्रेस में जी। साथ में मैं नागपुर शहर बैकवर्ड क्लास सेल का प्रेसिडेंट था। भोला बैसवारी जी यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, और मैं पैरेलल उनके प्रेसिडेंट था। और उस समय 75 वार्ड हुआ करते थे। अच्छा। तो ये सब हमारे भाइयों ने देखा है करीब से। उसके बाद में यहाँ प्रतिभादायी पाटिल जो राष्ट्रपति होके गई, वो महाराष्ट्र की एक समय में प्रदेश अध्यक्ष थी, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी की। उन्होंने नागपुर शहर कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी विभाग का मुझे नागपुर शहर का संयोजक बनाया। तो ये काफी संघर्ष हमारा आज भी चालू है। मुस्लिम समाज का आंदोलन है, जिसमें मौलाना आजाद अल्पसंख्यक आर्थिक विकास मंडल का पूरा आंदोलन में मेरे परिवार, मेरे भाई ने पूरा डिवोटेशन दिया। एक वक्त का वाकया मुझे आपको बताना पड़ेगा कि जब डिक्लेरेशन हुआ विलासराव देशमुख के समय में, तो तुली इंटरनेशनल में एक सेमिनार का आयोजन किया गया था, जहाँ पर मुस्लिम समाज के माने जाने नुमाइंदों को बुलाया था। लेकिन आंदोलन जो है वो हमारे एक विजन का आंदोलन था कि भाई गरीब तबके के मुसलमानों को, उनके हुनरमंद बच्चों को इस मौलाना आजाद अल्पसंख्यक आर्थिक विकास मंडल से कैसा फायदा पहुंचे। इसके लिए हमारे पास में कुछ भूमिका थी, लेकिन आयोजक ने हमें भूमिका रखने से मना कर दिया, या फिर वो लेट हो गए थे। तो फिर डायरेक्टली कहा हम कि वही शिवाजीराव मोदी उस समय पालक मंत्री थे, तो उन्होंने कहा कि भाई समय का तकाजा देखते हुए मैं शिवाजीराव मोदी जी से गुजारिश करता हूँ। तो ये बात हमें नागवारा गुजरी, तो हमने उसी समय आवाज लगाई कि भैया यहाँ पे उस समय भारतीय मुस्लिम परिषद हुआ करता था, भारतीय मुस्लिम परिषद के भी पदाधिकारी यहाँ मौजूद है, उनको भी अपनी बात रखने का मौका दिया जाए। लेकिन उन्होंने नहीं रखा, और फिर वहाँ पे हंगामा हुआ। तो उस हंगामे के बीच में हमें अरेस्ट किया गया, जिसमें मेरे चारों भाई और एक मेरे परिवार के चारों भाई और एक मामू के लड़के साथ में थे। वहाँ पे हम 150 लोगों के करीब में वहाँ पे अरेस्ट हुए थे। रोजे का महीना था। तो सामाजिक आंदोलन ये जो है हमारी बुनियादी बातों को लेकर, सामाजिक समाज के कई मुद्दों को लेकर संघर्ष आपका जारी है। संघर्ष करते जब हाफिज भाई ने आपके सामने विचार रखा कि मुझे अब चुनाव लड़ना है, मुझे अब जनता के लिए काम करना है, जब पहली बार आपने उनसे ये सुना तो क्या आपकी प्रतिक्रिया रही? आपने किस तरीके से उन्हें सपोर्ट किया या विरोध किया, जो भी क्या सिचुएशन? समाजकारण अलग चीज है और राजकारण अलग चीज है। समाजकारण को एक पूर्ण रूप देने के लिए जब तक राजनीति का सहारा लिया नहीं जाता, तब तक समाज के मुद्दों को कभी हल किया नहीं जाता, ऐसी मेरी सोच है। आज भी हम सामाजिक आंदोलन को लेकर, सामाजिक मुद्दों को लेकर लड़ते रहते हैं। जब उन्होंने प्रस्ताव रखा इस तरह का, तो हमने कहा कि आप मुंह हो जाइए,
कांग्रेस क्या है, हम है तो कांग्रेस है, हम है तो पार्टी है। पार्टी अपने आप को बहुत बड़ी कहती है, लेकिन कार्यकर्ता के बगैर और लोगों के बगैर कोई संगठन नहीं बनता और संगठन नहीं चलता। तो ये हमारी भूमिका रही कि आप मुंह हो जाएगी, हम आपके पीछे पीठ के पीछे गंभीरता से खड़े हैं और आपको जीत के लाने के लिए पूरी कोशिश भी। बहुत अच्छा आपका जो परिचय रहा है नब्बू सर, आपने परिवार के बारे में बखूबी बहुत अच्छी जानकारी दी। हाफिज सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अब परिवार आपका इतने समय से समाजकारण और राजकारण में रहा है, अब चर्चाओं का बाजार गर्म है और चर्चा ये भी आ रही है कि नाम आपके परिवार का राजनीति में काफी समय से था, तो सीट भी आपको तैयार मिल गई। देखिए, जो सीट में इतना प्यार लोगों का मिल रहा है, ये एक दिन की मेहनत नहीं है। मैं आपको शुरुआत से अगर बताऊं, मरहूम मेरे बड़े भाई जो सेकंड नंबर के मरहूम लतीफ बाबू साहब जब 2002 में चुनाव लड़ा थे, वो उस समय हार गए थे। मेरे वालिद साहब के दोस्त थे गिरीश गांधी। ओके, हाँ। वो उस समय राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शहर अध्यक्ष थे। अच्छा। वो एक बार घर पे आए, हम सब भाइयों से मिले। उन्होंने मेरे वालिद को कहा, सत्तार भाई बोले इसे मुझे दे दो, मुझे दे दो। तो वो उनका दोस्ताना था, तो उन्हें बोले ले ले बोले। अच्छा। तो मेरी बुनियाद, वैसे पॉलिटिकल बुनियाद मेरी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से। अच्छा। 2004 में गिरीश गांधी साहब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शहर अध्यक्ष थे। अच्छा। तब से मैं राजनीति से जुड़ा। उसके बाद मेरे बड़े भाई 2007 में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ा। 2012 में उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ा। चुनाव वो लड़ते थे, संगठन मैं देखता था। मैं उस समय पहले शुरुआत मेरी वार्ड अध्यक्ष से हुई राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। उसके बाद मुझे गिरीश गांधी साहब ने फिर महासचिव बनाया। फिर उसके बाद अजय पाटिल साहब शहर अध्यक्ष बने, उन्होंने मुझे शहर उपाध्यक्ष बनाया। फिर उसके बाद हर शहर की पार्टी के जो भी आंदोलन, धरना, मोर्चा, उसमें मेरा सक्रिय और मेरे टीम का पूरा सक्रिय सहभाग रहता था। जनता की समस्या के लिए आंदोलन करना, निवेदन देना, मोर्चे निकालना, ये हमारा शुरू से हम तो मतलब करते रहे। जो बोलेंगे कि तैयार सीट मिली तो तैयार टिकट मिली, तो ये गलत बात है। इसको आप नकार देते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। ये मेरी 2004 से अगर मुझे राजनीति में लाना, जिस तरह से मुझे विरासत मिली है मेरे वालिद साहब मेरे बड़े भाई से, भाइयों से, उसी तरह मुझे राजनीति में लाने का श्रेय और मुझे आगे बढ़ाने का श्रेय वो गांधी परिवार को जाता है। गिरीश गांधी का जो परिवार है, जी जी, उन्होंने काफी प्रोत्साहन दिया, उन्होंने मुझे आगे बढ़ाया, उन्होंने मोटिवेट किया मुझे। अनेक ये चाहते थे कि मुस्लिम लीडरशिप आना चाहिए सामने। उन्होंने कुछ चीज देखे थे जो उन्होंने मुझे आगे बढ़ाए। उसके बाद फिर 2017 में ऐसा हुआ कि पवाक की रचना हुई, 4 का पवाक हुआ। फिर गिरीश गांधी साहब शायद पार्टी में नहीं रहे, फिर हमारा कुछ सहारा नहीं बचा हुआ, एक्टिव नहीं थे फिर वो। तो फिर उसके बाद कांग्रेस में आए। कांग्रेस ने फिर हमको ऑफर करी। तो आपने ये नहीं सोचा कि अब सहारा चले गए तो मैं अपनी जड़ें मजबूत करूं? जड़ें तो मजबूत थी, उस समय भी जड़ें मजबूत थी। तो फिर उस समय कांग्रेस पार्टी ने मुझे मेरे वाइफ को टिकट देने की ऑफर करी। अच्छा। तो 2017 में हम मेरे वाइफ ने चुनाव लड़ा, और बहुत अच्छे से चुनाव लड़ा। उस समय भी हम 10,000 के करीब वोट लिए और सेकंड नंबर पे लिए। उसके बावजूद भी हम चुनाव हारे, लेकिन चुनाव हारने के बाद भी लोगों की समस्या के लिए लड़ते रहे, काम करते रहे। जी, चुनाव हार कर लोगों के दिल जीते थे। अभी इस बार जिस तरीके से चुनाव का संग्राम चल रहा है, 8 साल लोगों ने इंतजार किया है, और अभी जो बहुत रोमांचक हम देख रहे हैं कि हो गई ग्राउंड पे चीजें, और इस बीच आपका राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, फिर कांग्रेस पार्टी, फिर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में आना, तो आपको लगता है कि आपका जो पार्टी में फेरबदल हुआ आपने किया, इसका कोई फर्क पड़ेगा या काम बोलेगा? जी, इसका फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे मेरी घर वापसी हुई है और मेरा काम बोलेगा। मेरी पहचान मेरा काम है। पार्टी से कोई उतना फर्क नहीं पड़ेगा। मैं जो काम करता हूँ, जो जनता के बीच में रहता हूँ, आप अगर मेरे प्रभाव में घूमेंगे तो आपको पता चल जाएगा। हाँ, हमने काफी लोगों से बातचीत की। हम काम करने वाले लोग हैं, हमारा परिवार है, लोगों से जुड़ा हुआ है। हम आधी रात को लोगों के लिए दौड़ते हैं, काम करते हैं, अच्छे बुरे उनके खड़े रहते हैं, इसलिए लोगों का जो जन समर्थन हमें मिल रहा है। काम की बात करते हैं हाफिज सर, तो चुनावी दौरान सड़कों की बात होती है,
सीवेज लाइन की बात होती है, गटर लाइन की बात होती है। जैसे चुनाव खत्म होते हैं तो जनता के पैर गड्ढे में होते हैं और हर अगले दिन हम सुनते हैं कि आज एक्सीडेंट हो गया है और आज गटर लाइन चौक हो गई है, लोगों के घरों में गंदा पानी जमा हो रहा है। तो अब 2026 में चूंकि आप चुनाव में लड़ रहे हैं, क्या लगता है आपके आने के बाद में तस्वीरें क्या होने वाली है? देखिए, पवार केस में जो समस्या है इसके जिम्मेदार सबसे पहले जो नगर सेवक थे आगे, 3 नगर सेवक बीजेपी के थे और 1 नगर सेवक कांग्रेस का था। इन लोगों ने कभी पवार पे ध्यान नहीं दिया, इन्हें एरिया देख के, चेहरा देख के इन्हें काम किया। तो उन चारों का फेल्यूर अभी सामने आया ऐसा समझते हैं आप? उन चारों की नाकामी बोलेंगे या उन चारों की लापरवाही अभी लोगों के सामने आ रही है? उसका बिल्कुल बिल्कुल, उनकी लापरवाही का नतीजा हमारे पवार देश की जनता को भोगना पड़ रहा है। ये लापरवाही दोहराई जाने वाली है कि इसमें सुधार होगा आपके? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर मैं तो अगर चुन के आता हूँ तो हर चीज का हिसाब किया जाएगा। कौन से वो मुद्दों पे आप काम करना पसंद करेंगे? प्रभाग 30 में विकास कैसे होगा? क्या एजेंडा, क्या रूपरेखा है आपकी? आपकी क्या प्लानिंग है? सबसे पहले यहाँ गटर लाइन, सीवर लाइन, पानी की समस्या, रोड। पानी की जलापूर्ति की बात कर रहे हैं, दूषित पानी की बात कर रहे हैं? देखो, दोनों चीजें, जलापूर्ति भी कम है यहाँ। हाँ। जब से OCW आई है जी, ये मुश्किल से हमारे एरिया में 10 से 15 मिनट पानी आता है। इसके पीछे उसमें भी किसको आधा समय तो गंदा पानी आता, गटर का पानी आता है। और पानी की समस्या बहुत है। या रोड पे गड्ढे यहाँ तो कई सालों से हमने देखे थे रास्ते बने, सिर्फ टचअप होता है। ये थूक पॉलिश वाला काम हो रहा है? पॉलिश वाला ही काम होता है। अच्छा। कई आप देखेंगे, कई रास्ते, कई बस्ती आपको अंधेरे में मिलेंगी, लाइट का प्रॉब्लम है। ये जो समस्याओं की बात कर रहे हैं, आपका क्या प्लान है? हम ये जानना चाहते हैं। ये सब समस्या दूर करने के लिए चुनाव लड़ना है। अच्छा। और आने वाले समय में जो स्कूलों का दर्जा सुधारना है, मेरा सपना है ई-लाइब्रेरी, नौजवान बच्चों को रोजगार मिले, उसके ऊपर काम करना है। और मेरा परिसर, मेरे नौजवान बच्चे नशा मुक्त कैसे हो, उस पर काम करना है। अब नशा मुक्ति की बात है हाफिज सर, तो नशा मुक्ति के पीछे में पावर, पॉलिटिक्स, पैसा तीनों चाहिए होता है। आपको क्या लगता है कि नशाखोरी को बढ़ाने में पॉलिटिकल सपोर्ट होता है? मुझे ऐसा लगता है कि होता भी है, नहीं भी होता है। अच्छा। और यदि आपके नजदीक, आप अभी सत्ता में आते हैं और आपके नजदीक आप ही की कोई पार्टी का व्यक्ति यदि सपोर्ट कर रहा है इस नशाखोरी को, तो आप क्या उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे या फिर मौन रहेंगे? अगर कोई सपोर्ट कर रहा है तो मेरे घर का खुद का व्यक्ति होगा ना, मेरा भाई, मेरा बच्चा, मेरा भतीजा, उसका मैं खुद विरोध करूंगा वो चीज के लिए, नशाखोरी के लिए। वो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। अच्छा, नशाखोरी प्रमोट नहीं करते? बिल्कुल नहीं। पार्टी का हो या घर का हो, कोई भी, मेरा खुद की औलाद भी रहेगी, अगर वो भी नशे में जाएंगी मैं उसका विरोध करूंगा। अच्छा, गलत के खिलाफ आवाज जारी रहेगी। बिल्कुल। इसके बारे में शिक्षा पे हमने बात की, स्वास्थ्य प्रणाली को लेकर आपके क्या प्लान है सर? ताजबाग परिसर में हमने देखा है कि एक तो दूषित पानी की जब आपने बात की, तो यहाँ पर लोगों को डेंगू, मलेरिया जैसे जो साथी के रोग होते हैं ये काफी फैलते हुए हम देख पा रहे हैं। और गंदगी, स्लम इलाके में गंदगी है, नालियां भरी पड़ी है और सफाई नहीं होती है, लोग परेशान हैं। एनएमसी अधिकारियों को बोल बोल के एनएमसी कर्मचारियों का अड़ियल रवैया लोगों को देखने मिलता है। अब आप नगर सेवक बनेंगे, जब आपको सेवा का उनका मौका मिलेगा तो पहले आप गंदे नाले की समस्या छुड़ाएंगे, सड़कों की समस्या छुड़ाएंगे कि एनएमसी अधिकारियों की गर्दन पकड़ेंगे जो अड़ियल रवैया अपनाती जनता के टुवर्ड्स? देखिए, मेरा रिकॉर्ड रहा है, अधिकारी कोई भी है, काम करवाने वाला का बराबर काम करवा जी। उसको कब गरम देना, कब ठंडा देना, अधिकारियों को काम कराने की भी कला रहती है। वो कला मुझमें है, मेरे भाइयों ने, मेरे भाई ने, मेरे वालिद साहब ने। अच्छा, साम दाम दंड भेद सब कुछ जानते हैं? सब चलता है। हम सिर्फ काम करने वाले अधिकारी की इज्जत करते हैं। जो अधिकारी काम भी करेगा उसकी कॉलर पकड़ने की ताकत भी रखते हैं। जनता के काम का नहीं, जो हमारे काम का नहीं। हाँ, जो हमारे काम का नहीं, जो काम करेगा जनता के, उसकी हम पूरी इज्जत करेंगे, मान सम्मान देंगे। जो नहीं करेगा उसके लिए तो जो भी कर। अभी सर, ये चुनाव के पहले ये बातें सब कोई कर रहे हैं, हर व्यक्ति कर रहा है, हर बड़ी पार्टी का व्यक्ति कर रहा है, हर पक्ष प्रत्याशी कर रहा है। आपकी तरफ से हम क्या गारंटी ले लोगों के लिए कि आप जो बातें कर रहे हैं ये कंप्लीट होने ही वाली है? वक्त इसकी जनता ने बिना नगर से, बिना कोई पद पर रहते हुए भी हमने काम किया। हमारा काम करने का तरीका जनता को पता है, इसलिए जनता का प्यार हमको मिल रहा है। ये हम ऑफिस में बैठ के या हॉस्टल लगा के काम नहीं करते, हम खुद फील्ड पे उतर के काम करते। चुनाव जीतने के बाद में फील्ड वर्क होगा या एसी कार वर्क होगा?
नहीं, हम मिडिल क्लास के लोग हैं, हम फील्ड पे रह के काम करना पसंद है। अच्छा, फील्ड पर मिलकर हम बात करेंगे। अभी हम बात करेंगे चुनाव में सर, वोट चोरी का मुद्दा बहुत बड़े लेवल पे हमने देखा। तो आपको लगता है कि इस बार जो 8 साल के इंतजार के बाद में एनएमसी के इलेक्शन हो रहे हैं, इसके पहले जो इलेक्शंस हुए उसमें भी एक ही सरकार का नाम आना और फिर अब होने जा रहे, तो आपको कहीं इनसिक्योरिटी है कि इस बार कहीं ये घोटाले ना हो ईवीएम मशीन को लेकर, या ट्रांसपेरेंसी आपको फील होती है इलेक्शन कमीशन की तरफ से? पारदर्शिता लगती है या लगता है कि सही में कुछ तो झूल है? आपका क्या मत है इस पर? हो भी सकता है, चोर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। दोनों बात पे कैसे? दोनों बात पे हो भी सकता है। जो चीज का प्रूफ नहीं उसके बारे में नहीं बोल सकता ना। हाँ। प्रूफ रहेगा तो कोई किसी पे आरोप लगाएगी, प्रूफ चाहिए ना वो चीज के लिए। अच्छा, तो आप इस पर कुछ नहीं कहना चाहेंगे? बिल्कुल। और यदि अगर हम समझते हैं कि मशीन की कुछ होती है, तो फिर आपका क्या कॉल रहेगा इस पर? अगर ऐसा कुछ होता है तो उसके विरोध में आवाज उठाएंगे, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ में आवाज उठाएंगे कि तत्कालीन सरकार के खिलाफ उठाएंगे, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ आवाज उठाएंगे। अभी फिलहाल हम ताजबाग का परिसर देख रहे सर कि पक्ष की ओर से स्टार प्रचारकों को बुलाकर जो है जनता की दिशा भूल करने का भी काम होता है। बड़े बड़े स्टार प्रचारक बुलाए जाते हैं, ऑडियंस को जोश में लाया जाता है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के ऊपर में जो है यहाँ पर गेम खेला जा रहा है। हम कहेंगे कि चलिए सपोज मुस्लिम समुदाय को ही बहुत जोश में लाया जा रहा है कि आपको आपके ही पार्टी के लोगों को वोट देना है। तो इसमें आप क्या देखते हैं कि जाति भेद का जो गेम होता है चुनाव के माहौल के दौरान में, इसमें आपका क्या राय है? देखिए, जाति भेद का तो हो रहा है भारत के बड़े, आप समझ रहे हैं सर कि ताजबाग में बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। बाहर के नेता आ रहे हैं। ये चुनाव गली का चुनाव है और बात इंटरनेशनल हो रही है सर। बात इंटरनेशनल। कल एक नेता आए थे जी, वो चुनाव कौन सा है, महानगर पालिका का, बात वो देश की कर रहे हैं, चाइना पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। अरे भैया, जो चीज का चुनाव उस मुद्दे की बात करो जी। आपके जो उम्मीदवार है उनके बारे में आप बताओ, अच्छे हैं बुरे हैं, आप क्या करने वाले हैं, आपका एजेंडा क्या है। वोट डालो राज करो वाले काम कर रहे हो लोग। अभी हम चुनाव में प्रचार की गाड़ियों में सुनते हैं कि यहाँ पे भक्ति गीत बज रहे हैं, धार्मिक गीत बज रहे हैं, देशभक्ति के गीत नहीं बज रहे हैं। ये आपको लगता है कि ये जाति भेद पर ही पूरी राजनीति चल रही है, टिकी हुई है? बिल्कुल, पूरी जाति भेद। आप इस राजनीति को सपोर्ट करते हैं कि आप इसके विरोध में? मैं बिल्कुल ऐसी राजनीति को सपोर्ट नहीं करता। इस जैसे जो गीत बज रहे हैं उसके लिए तो इलेक्शन कमीशन उस पर कार्रवाई करना चाहिए। मेरी मांग है कि इलेक्शन कमीशन इस पर कार्रवाई करना चाहिए। और स्टार प्रचारक भले ही कोई भी बात करे, आपको नहीं लगता बालू शेख सर कि आपके लिए भी प्रचार के लिए कोई बड़ा व्यक्ति बुला लिया जाए, या आपको ऐसा लगता है कि मेरा काम ही सबसे बड़ा है, मुझे किसी स्टार प्रचारक की? मेरा काम ही सबसे बड़ा है, मुझे जरूरत नहीं है कोई स्टार प्रचारक की। अब मैं खुद ही एक स्टार हूँ, लोगों के स्टार। हाँ, लोगों के स्टार, लोगों के दिल में बसा हूँ। आप देख ही रहे लोगों को जनसमर्थन किस तरह मिल रहा है। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे आने वाली 15 तारीख को प्रभाग 30 की जनता मुझे चुन के देंगी और हर समाज की जनता मेरे साथ में है। मैं आपके पैनल के बारे में बात करना चाहूंगी सर। अभी आपके साथी जो आपके साथ में मिले हुए इस पूरे प्रभाग के लिए, वो लोग लड़ रहे हैं, पुरजोर मेहनत कर रहे हैं। आपको लगता है कि आप ही एक जो है कैपेबल है, या आपकी पार्टी ने सही लोगों को चुना है? बिल्कुल, हमारी पार्टी ने सही। चारों उम्मीदवार बहुत अच्छे हैं, चारों उम्मीदवार जमीन से जुड़े हुए हैं, काम करने वाले, जनता के बीच में रहने वाले, ऐसे ही लोगों को हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने टिकट उम्मीदवारी दी है। और बात करेंगे कंपटीशन की, तो आप क्या महसूस करते हैं कि आपकी फाइट किसके साथ में है? मेरी फाइट बीजेपी के साथ में चंदन अंग्रेज। अच्छा, वो लगते हैं आपको टफ? हाँ। क्यों लगते हैं आपको ऐसा, कि क्या उनमें ज्यादा या आप में कम है? देखो, कुछ चीजें ऐसी है कि बीजेपी के पास संगठन है, वो शायद मेरे पास हो सकता संगठन में थोड़ा कमजोर रहो, तो लेकिन मेरा नाम, मेरा परिवार का नाम प्रभाग 30 के हर लोगों के जीवान पे, वो बुढ़ा रहे, जवान रहे, बच्चा रहे, हर किसी के जबान पे। तो मेरा जो कंपटीशन आएगा वो बीजेपी के साथ ही आएगा। तो उनका मजबूत संगठन पे आपकी मेहनत भारी पड़ सकती है क्या? मेरी मेहनत भारी, मेरे टीम की जो है, मेरे दिल से दिल लगाने वाले मेरे दोस्त है, भाई है, मेरा परिवार है जो मेरे सपोर्ट में है, मेरे एरिया के लोग हैं, उसमें वो सब भारी है। अच्छा। क्योंकि मेरा एक दोस्त 100 के बराबर है। तो आपकी दोस्ती और आपका भाईचारा जो आपने बनाए रखा है प्रभाग 30 में, वो काम
करने वाला है वो कारगर साबित होगा इस चुनाव में, आपको लगता है? जो मेरा दोस्त है, मेरी टीम है, जिनके भरोसे मैं हूँ, उनके भरोसे मुझे वादा पक्का यकीन है कि वो चुन के आऊंगा। परिवार का सपोर्ट आपने बताया है सर कि भाइयों का सपोर्ट रहा है, बाकी अदरवाइज आपके दोस्तों का भी सपोर्ट आपको रहा है, अब बाकी जनता का भी बहुत समर्थन मिल रहा है, लेकिन ऐसे में भी बहुत से लोग हैं जिन्हें किस तरीके से वोट देना है, किस तरीके से अपना मत रखना है, वो समझ नहीं पाते। तो मैं एक प्रक्रिया के बारे में भी आपसे जानकर लेना चाहूंगी कि किस तरीके से वो आपको वोट दे, किस तरीके से मशीन्स होने वाली, किस तरीके से कलर्स होगा, किस तरीके से पूरा विभाजित किया गया है, आप किस ग्रुप में आते हैं, वो तमाम जानकारी एक बार दर्शकों को आप दे दीजिए। देखिए, प्रभाग 30 में 4 उम्मीदवारों को घड़ी की बटन दबाना है। इसमें बैलेट पेपर 4 है और मशीन 3 है। पहले मशीन में SC कैटेगरी के उम्मीदवार की बटन दबाना है, उसके नीचे में गुलाबी कलर जो मेरा कलर है जी, वो मेरा गढ़ ब है। अच्छा। गुलाबी कलर, और मेरे सीरियल नंबर है मेरा बटन का 3, उस पे बटन दबाना है। सीरियल नंबर 3 और गढ़ ब और गुलाबी कलर। गुलाबी कलर सर वैसे भी जीत का प्रतीक होता है, तो आपको लगता है कि ऊपर वाले ने लिख कर भेजा है? बिल्कुल शायद हो सकता है, इसलिए तो हर चीज मेरे फेवर में हो रही है। तो लोग भी आपके फेवर में जा रहे हैं, देखते हैं सर 15 तारीख को किस तरीके से जनता है सजग होकर, जागरूक जनता किसे वोट देती है। और आपने जो वादे किए हैं, जो बातें आपने लोगों तक पहुंचाई, तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं अब आंखें खुलने वाली है लोगों की, क्योंकि लोग त्रस्त हो चुके हैं, खराब काम से लोग त्रस्त हो चुके हैं, खराब सड़कों से लोग त्रस्त हो चुके हैं, चौक गटर से लोग त्रस्त हो चुके हैं, गुनहगारी से लोग त्रस्त हो चुके हैं, नशाखोरी से, क्योंकि हम युवाओं को देख रहे हैं सर, युवा नशाखोरी की तरफ में बढ़ रही है और गुनहगारी बढ़ रही है। ताजबाग परिसर में भी बहुत सी चीजें हम देखते हैं कि नशे के खिलाफ में गुनहगारी उस पर प्रभावित हो रही है, नशे में लोग बड़े बड़े गुनाहों को अंजाम दे रहे हैं। इस पर भी आप इंतजाम करने का सोच रहे हैं? पुलिस प्रशासन से किस तरीके से आप अगर नगर से चुन के आऊंगा तो मैं पुलिस प्रशासन से विनती करूंगा कि मेरे एरिया में पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए। जो बड़े स्मगलर है, जो MD गांजा चरस इसका व्यापार करते हैं, जो बड़े हैं, वही उनको पकड़ा जाए, उनको अरेस्ट किया जाए। अच्छा, मतलब मेन मुखिया को पकड़ा जाए तो फिर जड़ें अपने आप साफ हो जाएंगी, ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। चलिए, अच्छे प्लान के साथ में आप आगे बढ़ रहे सर। तो देखते हैं कि किस प्रकार से जो है ये चुनाव का सिलसिला जाता है। बहुत अच्छा एक बातचीत का सेशन रहा आप लोगों के साथ में। नब्बू सर, आपने भी बहुत अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को साझा की, और आज हमने जाना कि बालू शेख की शुरुआत कहाँ से हुई थी। एक छोटे से गांव से शुरुआत हुई, खेती का काम किया, फिर एक सर्वसाधारण लाइफ जी, फिर उसके बाद में शिक्षा हासिल की, और शिक्षा हासिल करने के बाद में संघर्ष किया और जीत हासिल की। अब फिर से संघर्ष में उतरे हैं, लगातार हार जीत दोनों का स्वाद चखा है, तो हर तरीके का अनुभव उन्होंने बटोर लिया है, तो उन्हें पता है कि स्थिति से कैसे निपटान करना है। तो अब जनता की जिम्मेदारी है कि वो अपना सही नेता चुने, जो उनका दुख सुख समझ सकता है, जो उनके लिए काम कर सकता है। चाहे अधिकारियों की विनती करना हो या कॉलर पकड़ना हो, अभी जनता के हाथ में है कि वो कैसे इंसान को अपना प्रतिनिधित्व सौंपती है। तो इस 15 तारीख गुरुवार को आपको अपने नजदीकी मतदान केंद्र में जाके अपने अधिकार का सही इस्तेमाल करना है, और 16 तारीख के बाद 5 सालों का प्रतिनिधित्व एक सही नगर सेवक को सौंपना है। इसी प्रकार से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। अगले उम्मीदवार के साथ में बने रहिए कारण न्यूज़ पर बात पठाने से। प्रभाग क्रमांक 30 को चाहिए ईमानदार नेतृत्व, जनता की सेवा में हमेशा तत्पर एक मजबूत आवाज। हाफिज उर्फ बालू शेख, जो हमेशा खड़े रहे आम जनता के साथ, समस्याओं को सिर्फ सुना नहीं बल्कि समाधान भी निकाला। विकास, शिक्षा, स्वच्छता और रोजगार, प्रभाग 30 का हर मुद्दा उनकी प्राथमिकता। इस चुनाव में भरोसा करें ईमानदारी, विकास और जनसेवा पर। हाफिज बालू शेख को विजयी बनाएं। प्रभाग क्रमांक 30 से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हाफिज बालू शेख को अपना बहुमूल्य मत दें। जनता की आवाज, विकास का वादा।